अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। अगर आप WBSSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सर सैयद के बारे में और उनका मज़मून तालीम व तरबियत तो पढ़ना ही होगा। तो सर सैयद के बारे में जहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो चीज़ लेकर हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसका हेडिंग दिया सर सैयद की शख्सियत, ज़हन व फ़िक्र और अदबी कारनामे का एक जायज़ा। हम इसमें छोड़ करके कुछ चीज़ें ही पढ़ेंगे और बताएंगे आपको, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि तमहीद तो पढ़ना ही चाहिए, 4-5 लाइन है, हम पढ़ते हैं तमहीद कि जदीद हिंदुस्तान के मेमारों में सर सैयद अहमद ख़ां एक मुमताज़ हैसियत रखते हैं। वो एक ज़बरदस्त रिफार्मर थे जिनकी काविशों ने हिंदुस्तान की मौजूदा तारीख़ को बहुत मुतासिर किया। 1857 हमारी मुल्की ज़िंदगी में एक इनकलाब आफरी वाक़ई की हैसियत रखता है। तो यहाँ तक तो बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है आप देखिए, सर सैयद के बहुत सारे कारनामे आपको उस दौर में भी मिलेंगे। बहरहाल हम इन चीज़ों से क़तई नज़र करते हुए सर सैयद के उन ख़ास चीज़ों पर बात करेंगे जो उनके अदब से ताल्लुक़ रखती हैं, जो ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से सर सैयद के बारे में शुरू है कि सर सैयद की ज़िंदगी। सर सैयद दिल्ली के एक बावक़ार ख़ानदानी सादात के फ़र्द थे, यानी सैयद थे। उनके बुज़ुर्ग इल्म, तसव्वुफ़, इंतज़ाम हुकूमत गरज़ शोहरत व नामवरी के मुख्तलिफ़ मैदानों में इम्तियाज़ और कमाल हासिल कर चुके थे। सर सैयद 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। ये तो पूछा जाता है, सर सैयद 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके वालिद सैयद मुत्तकी, याद रखिएगा वालिद का नाम सैयद मुत्तकी, जिनका सिलसिलाए नसब 35 वास्तों से, कितने वास्तों से? 35 वास्तों से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। तो ये याद रखना, कितने वास्ते हैं उनके वालिद और सर सैयद के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने में, क्योंकि आप सैयद थे तो आपके ही ख़ानदान से थे। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 3 क्वेश्चन तक तो हम बात कर चुके हैं। वालिद का नाम क्या है? सर सैयद कब पैदा हुए हैं? सैयद किन का ताल्लुक़ सैयद ख़ानदान से या सादात से है? सादात तक यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कितने वास्तों से पहुँचता है आपका सिलसिला नसब? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। बहरहाल यहाँ पर कह रहा है कि बादशाह वक्त के मुक़र्रब थे, ख़ास थे, जो भी उस वक्त के बादशाह थे। उनके नाना दबीरुद्दौला अमीनुल मलिक ख्वाजा फरीदुद्दीन अहमद ख़ां, याद रखिएगा उनके नाना का नाम ख्वाजा फरीदुद्दीन अहमद ख़ां, इल्म फ़ज़ल में नुमायाँ शोहरत रखते थे, बहुत उनका नाम था। खुसूसन रियाजी यानी मैथमेटिक्स में उनका दर्जा मुसल्लम है। याद रखिएगा उनके नाना का नाम क्या है? ख्वाजा फरीदुद्दीन है। उनका किस चीज़ में ज़्यादा नाम है? तो रियाजी में, मैथमेटिक्स में, यानी हिसाब में आप बहुत आगे थे। और सर सैयद ने ऐसे ही माहौल में आंखें खोली हैं, उनको मजहबी इल्मी माहौल मिला है, उनकी तरबियत परवरिश व पर्दाख्त उनके वालिदा के ज़ेरे निगरानी हुई है, उनके हाथ में हुई है, और उन्हीं का बड़ा नुमायाँ रोल रहा है, क्योंकि उनकी वालिदा भी सच्ची दीनदार, खुदा तरस और मुत्तकी खातून थी, बहुत इबादत गुजार, गोया कि ज़ाहिदा थी वो भी। उनकी तरबियत ने सर सैयद के दिलो दिमाग में मज़हब की मोहब्बत और वक़्त इस शान व कमाल के साथ मुस्तहकम कर दी कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक सर सैयद की ज़िंदगी उसकी मुसलसल जलवा रेज़ियों से मुनव्वर रही।
बहरहाल दस्तूर ज़माना के मुताबिक सर सैयद ने फ़ारसी और अरबी में तालीम हासिल की है। उनकी ज़हानत, मेहनत और ज़ौक़ व शौक़ का ये आलम था कि 18 बरस के सिन में उन्होंने तालीम के मदारिज तय कर लिए। आपसे अगर ये पूछा जाए तो कितने सन में, सिर्फ 18 बरस की उम्र में उन्होंने तालीम के जो मुरव्वजा तालीम थे उसके मदारिज जो हो सकते हैं वो तय कर लिए थे। उसी ज़माने में उन्होंने मज़मून निगारी शुरू की जब उन्होंने मदारिज तय कर लिए। तो अब यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट आपको यहाँ से सुनना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे। उनके मज़ामीन सैयदुल अखबार में छपते थे। जब मज़मून निगारी शुरू की तो कहाँ छपते थे? सैयदुल अखबार जो रिसाला है उसमें उनका मज़मून छपता था, शाये होता था, जो गालिबन उर्दू में सबसे पहला अखबार है। आपसे पूछा जाएगा उर्दू का पहला अखबार कौन है, तो सैयदुल अखबार है, और जिसे उनके बड़े भाई सैयद मोहम्मद मियाँ ने जारी किया था। सैयदुल अखबार को किसने जारी किया था? उनके बड़े भाई सैयद मोहम्मद खान ने जारी किया था। तो ये ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, सैयद मोहम्मद खान किस रिसाले के एडिटर थे, कौन सा रिसाला उन्होंने जारी किया था? आप ये तीनों बातें इम्पॉर्टेंट हैं, आप समझ सकते हैं। इसका जोड़ के अलग अलग ढंग से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम खुद आपको पूछेंगे, आप वहाँ पर देख पाएंगे। दिल्ली उस दौरे निशात में निशात व तफरी और इल्मी नमूद कमाल का गहवारा बनी हुई थी। यानी उस वक्त दिल्ली निशात व तफरी और इल्मी नमूद कमाल का गहवारा थी, वही मरजा ए खलायक थी ये दिल्ली। बुझने से पहले शमा भड़क उठी, यानी जो शमा अगर बुझती है उससे पहले भड़क उठती है, और मुग़लों की दिल्ली भी उसी दौर से गुज़र रही थी। यानी गोया कि मुग़ल ख़ात्मे पर थी, उसका भी ख़ात्मा हो रहा था। सर सैयद भी उस सोसाइटी में बड़े ज़ौक़ व शौक़ से अपनी ज़हानत और निशात पसंदी के सबब मुमताज़ रहे। वहाँ पर मुशायरों में शिरकत करते और दादे सुखन पाते। उस समय उनका अलग ही रोल था और रूप था। तो क्योंकि आप शायरी भी करते थे और मुशायरों में शिरकत कर रहे थे और खूब आपकी पजीराई हो रही थी, और जब आप शायरी करते थे शायरी में उनका तखल्लुस आ ही था। ये सवाल पूछा जाएगा, सर सैयद का तखल्लुस क्या था? तो सर सैयद का तखल्लुस आ ही था, ये वाला याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको दिया जाएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। बहुत कम लोगों को ये पता है कि सर सैयद का तखल्लुस क्या है। ये 3-4 बरस बाद नशात शबाना की सरमस्तियों की नज़र हो गए, और गालिबन यही वो तजर्बा था जिसने आइंदा चलकर पुकार कर उनसे कहा कि उठिए, बस अब के लज्जत ख्वाब सहर गई। अब यहाँ से देखिए, एक उनकी ज़िंदगी में सानहा होता है। सन 1838 ईस्वी में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। 1838 में, 17 में पैदा हुए, 38 में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। उन्हें तलाश माश के लिए काविश करनी पड़ी, यानी रोज़ी रोटी खाने कमाने के लिए उनको जिदोजहद करनी पड़ी। मुलाजमत का आगाज़ उन्होंने सर रिश्तेदार की हैसियत से किया। सर रिश्तेदार की हैसियत से उन्होंने मुलाजमत शुरू की, और 1839 ईस्वी में आगरा जाकर दफ्तर कमिश्नरी में नायब मुंशी के ओहदे पर फायज़ हुए। कब नायब मुंशी के ओहदे पर फायज़ हुए हैं? 1839 ईस्वी में। 38 में उनके वालिद का इंतकाल हुआ है, उनके वालिद वफ़ात कर गए हैं। और कहाँ पर उन्होंने जो है दफ्तर नायब मुंशी का ओहदा संभाला है? आगरा में, जहाँ 2-2.5 बरस मुकीम रहे, सिर्फ 2-2.5 साल रहे। सर सैयद के अंदर इल्म अदब की जो सच्ची तड़प थी, उसने रोज़े अव्वल से उनको कलमी खिदमात पर माइल रखा। यहीं उन्होंने अपनी सबसे पहली तारीख़ी तालीफ़ जामे जम याद रखिएगा 1840 ईस्वी में शाये कराई। जो उनकी तारीख़ी तालीफ़ है उन्होंने 1840 में शाये कराई है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, इसी वजह से इसको याद रखना है। जामे जम किसकी तालीफ़ है, कब शाये हुई है और किस किस्म की तालीफ़ है? तो तारीख़ी तालीफ़ है, सर सैयद की तालीफ़ है, 1840 में शाये कराई। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बताते चल रहे हैं। अब उसके बाद है कि और रिसाले भी लिखे। सर सैयद ने
यही नहीं कि सिर्फ तालीफ़ात ही पर काम बंद कर दिया, बल्कि कई रिसाले लिखे, छोटी छोटी किताबें लिखी ताकि लोगों को फ़ायदा हो। 1841 ईस्वी में मुंसिफ़ी यानी जज जिसको बोलते हैं का इम्तिहान पास करके मैनपुरी में बहैसियत मुंसिफ़ मुकर्रर हुए। कहाँ पर? 1840 में मुंसिफ़ बने हैं, 41 में कहाँ पर? मैनपुरी में। ये बाज़ाब्ता समझ लीजिए उनकी मुलाजमत का आगाज़ ही हो गया है। यहाँ पर उनको एक अच्छा प्रोफेशन मिल गया, मुंसिफ़ की हैसियत से, जज की हैसियत से काम किया। 1 साल के बाद तब्दील होकर फ़तेहपुर सिकरी आ गए, जहाँ 4 साल क़याम रहा। फ़तेहपुर सिकरी में कै साल का क़याम रहा? सिर्फ 4 साल आप रहे हैं। उनकी इल्मी दिलचस्पियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। फ़तेहपुर सिकरी के दौरान क़याम में उन्होंने मजहबी और इल्मी मौज़ूआत पर कई रिसाले शाये किए। उन्हें अय्याम में तैमूरी ख़ानदान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने जव्वादुद्दौला आरिफ जंग, याद रखिएगा, जव्वादुद्दौला आरिफ जंग के ख़िताब से उन्हें सरफराज किया। तैमूरी ख़ानदान के आखिरी बादशाह का नाम बहादुर शाह ज़फ़र है, याद रखिएगा। ये यहाँ से हमने आपको पहले ही कहा कि यहाँ जहाँ हम बोलें कि इस जगह से बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आपको बहुत ध्यान से देखना है और आगे भी देखिए। हम खुद छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे आपको जहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं होगा। सरफराज के 1845 ईस्वी में सैयद साहब के बड़े भाई का इंतकाल हो गया। 38 में वालिद का और 1845 में बड़े भाई भी चल बसे, उनका भी इंतकाल हुआ। भाई की मौत का उनके दिल और दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि ऐश दुनिया हमेशा के लिए हेज होकर रह गया। ऐश दुनिया से ही को ही उन्होंने छोड़ दिया। बहरहाल उसके बाद से उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, सिका मौलवियों का मसलक इख्तियार किया, बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई आपके अंदर। और फिर 1846 में वो मुंसिफ़ी के ओहदे पर अपने वतन दिल्ली आ गए। अब इधर उधर जो थे तो वहाँ से आप दिल्ली में ही आकर ये ओहदा संभाला। उस वक्त उनका सिन 29 साल था, सिर्फ 29 साल के थे जब आप दिल्ली आ गए। और उसी ज़माने में सर सैयद के पायदार इल्मी कामों का दौर शुरू होता है। कब? जब आप दिल्ली वापस आए 29 साल में उनके पायदार इल्मी कामों का दौर शुरू हुआ। उन्होंने दिल्ली के मशहूर आलिमों से अरबी और फ़ारसी की मेयारी किताबें पढ़ीं, कुरान मजीद की सनद ली और बड़े ज़ौक़ व इन्हिमाक के साथ तसनीफ़ और तालीफ़ में मसरूफ़ हो गए। 1847 ईस्वी में सर सैयद ने अपनी यादगार तसनीफ़ आसारुस सनादीद शाये की। याद रखिएगा कब? 1847 में। और ये तारीख़ी मौजू पर किताब है। दिल्ली के इमारतों का उन्होंने बग़ौर मुताला किया और उसको इस किताब में पेश किया है। यहाँ पर बता भी रहा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस किताब के बारे में पूछा जाता है। इस किताब में दिल्ली के कदीम इमारतों और कदीम तारीख़ का बयान है। दिल्ली के कदीम इमारतों और कदीम तारीख़ का बयान किस किताब में है? तो आसारुस सनादीद में है। इसकी तैयारी के लिए सर सैयद ने जो मशक्क़तें उठाई उन पर निगाह करने से अंदाज़ा होता है कि वो कितने आली हौसला, साहिब हिम्मत और गहरे इल्मी ज़ौक़ से बहरावर थे। मौलाना हाली ने लिखा कि बाज़ इमारतों के कतबे पढ़ने के लिए उन्हें घंटों छेंकों पर लटका रहना पड़ता था। किताब का पहला एडिशन 1847 ईस्वी में शाये हुआ और 1854 में इजाफ़ों के साथ उसका दूसरा एडिशन निकला 1854 में। पहले ये एडिशन ज़्यादा पूछा जाता है, कब ये किताब शाये हुई। बहरहाल आसारुस सनादीद इस पाई की किताब है कि उसके मुताले से उसके मुसन्निफ़ के ज़ौक़ तहक़ीक़, तारीख़ दानी और इल्मी तबीयत और बावजूद उनकी फ़िक्र पर एक गहरा मुहर है और बहुत वाज़ेह रोशनी पड़ती है। हिंदुस्तान के बाहर यूरोप के इल्मी हलक़ों में भी इस किताब की बड़ी कदर हुई। कहाँ पर? यूरोप में भी इस किताब की बड़ी कदर हुई, हाथों हाथ लिया गया। और फ्रांस के, याद रखिएगा सवाल पूछा गया है कई दफ़ा, फ्रांस के मशहूर आलिम गारसां दत्तासी ने फ़्रेंच ज़ुबान में इसका तर्जमा शाये किया। किस ज़ुबान में शाये किया और किसने शाये किया है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। मौलाना हाली ने आसारुस सनादीद के सिलसिले में बहुत दिलचस्प बात लिखी है। हाली का कोटेशन भी याद रखिएगा। क्या लिखी है उन्होंने? तो लिखा है कि जिससे सर सैयद के मिजाज और तबीयत के समझने में बड़ी मदद मिलती है।
मौलाना ने लिखा है कि आसारुस सनादीद की तकमील के लिए सर सैयद ने पुरानी इमारतों और खंडरों का जो मुआयना किया और मुताला किया तो उन्हें वो निगाह बसीरत हासिल हो गई जो इल्म व दानिश की किताबें नहीं दे सकती, सिर्फ इबरत कदे दे सकते हैं। दिल्ली के दौरान क़याम में उन्होंने तारीख़, तसव्वुफ़, मज़हब और तबइयात गरज़ के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कई रसाइल लिखे। जनवरी 1854 ईस्वी में सर सैयद का बिजनौर तबादला हो गया, आपको बिजनौर भेज दिया गया और वो सदर अमीन के ओहदे पर फायज हो गए। बिजनौर के दौरान क़याम में उन्होंने आला मेयार के इल्मी काम अंजाम दिए। तारीख़ बिजनौर मुरत्तब की अबुल फ़ज़ल की मशहूर किताब आईन अकबरी तस्हीह के बाद हवाशी के साथ शाये की। 1857 ईस्वी में गद्र हुआ। कब हुआ गद्र? 1857 में, जिसने हिंदुस्तान की किस्मत की तरह सर सैयद की काया भी पलट दी। 1857 ईस्वी में सर सैयद का सिन 40 बरस का था। कितने साल के हो गए थे? 40 साल के वो हो चुके थे। वो एक अच्छे मुंतजिम और हुकूमत की एक दयानतदार और फ़र्ज शनास अफसर की हैसियत से काफ़ी शोहरत हासिल कर चुके थे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तसनीफ़ और तालीफ़ करके अपने मुताले, ज़हानत और ज़ोर कलम की दाद तहसीन इल्मी हलक़ों से बखूबी हासिल कर चुके थे। गोया ये वो दौर था जब सर सैयद का जहन उस बड़े काम के लिए बन रहा था जिसकी खातिर कुदरत ने उनको तख्लीक़ किया था, कुदरत ने जिस चीज़ के लिए उन्हें मुंतखब किया था। बहरहाल यहाँ पर आप देख पाएंगे उन्होंने बहुत सारे काम किए। 1857 के गद्र ने हिंदुस्तान की बसाते ज़िंदगी उलट दी। मुग़लों की हुकूमत खाक में मिल गई। जो ताज वाले थे वो बेताज हो गए। लोग जो है नाने शबीना को तरस गए। बहुत सारे हालात हुए। हाल ही ने उसका रोना रोया है और मशहूर मतला दर्द व कर्ब की उस कैफियत को पूरी तरह वाज़े करता है कि तज़किरा दहलिए मरहूम का ए दोस्त न छेड़, न सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज़। या ख़त्म कलाम पर हाली का ये कौल, बज़्म मातम तो नहीं बज़्म सुखन है हाली, या मुनासिब नहीं रो रो के रुलाना हरगिज़। बहरहाल ये सारी चीज़ें हुई और यहाँ पर हम कुछ बातें छोड़ते हैं सर सैयद के ताल्लुक़ से जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर हम इम्पॉर्टेंट की तरफ आएंगे कि 1858 ईस्वी में सर सैयद सदरुस्सुदूर के ओहदे पर फायज होकर मुरादाबाद आए। ये दौर उनके लिए बड़े मजहबी दर्द व कर्ब का दौर था। उस ज़माने की जहनी हालत अपने एक लेक्चर में उन्होंने बयान भी किया है। बहरहाल जो बयान किया तो आप समझ ही गए होंगे। उन्होंने उनके ये कोटेशंस बहुत मुख्तलिफ़ जगह पर होते हैं। उन्होंने अपने काम का नहज बदल दिया। उन्होंने काम को करने का तरीक़ा बदल दिया। उसके लिए कुछ उसूल भी बनाए, वो पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखे हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पर कि 1859 ईस्वी में उनका मशहूर रिसाला असबाब बगावत हिंद निकला। 1859 में ये रिसाला शाये हुआ उनका, असबाब बगावत हिंद। बहरहाल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से गोया उनके इस्लाही काम का आगाज़ हो गया है। जो वो इस्लाही काम कर रहे थे, सर सैयद ने देखा कि मुसलमानों में और बिलखुसूस तबक़े उलमा में अंग्रेज़ों की तरफ से बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पैदा हो गई हैं। अंग्रेज़ों की दुश्मनी में नए उलूम और नए तर्ज़ ज़िंदगी से भी बेजार हैं। उन्होंने इस बात को महसूस किया था। ये बेजारी इस तरह दूर हो सकती है कि मसीहियत और इस्लाम के दरमियान जो मुश्तरक चीज़ें उनको उभारा और नुमाया किया जाए, और इसीलिए उन्होंने इंजील के चंद हिस्सों की नई तफसीर शाये की। किसकी? इंजील के चंद हिस्सों की नई तफसीर उन्होंने कब शाये की है? 1862 ईस्वी में, जब वो गाज़ीपुर में थे तब शाये की है। फिर उसके बाद है कि उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की उसी वक्त। साइंटिफिक सोसाइटी यानी कब? 1862 ईस्वी में कायम कर दी है, जिसका मकसद आला मेयार की कदीम किताबों को नई तरतीब के साथ शाये करना और नए उलूम की मुफीद किताबों के अंग्रेज़ी तर्जमे छपवाना था। तो आप याद रखिएगा, साइंटिफिक का मकसद क्या था? आला मेयार की किताबों को नई तरतीब के साथ शाये करना और नए उलूम के मुफीद किताबों के अंग्रेज़ी तर्जमे छपवाना। अंग्रेज़ी तर्जमे छपवाना, अगर ये कहेंगे हम, क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे कहाँ पर पूछा गया है, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे गए बिल्कुल एज इट इज़, यही वर्ड देकर, यही सब अल्फाज देकर के पूछे गए हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप
बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। 1864 ईस्वी में उनका अलीगढ़ तबादला हो गया। कब? 62 में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की और 1862 में उनका तबादला कहाँ हो गया? अलीगढ़। उनकी सोसाइटी का दफ्तर भी यहीं अलीगढ़ ही आ गया, वो अलीगढ़ ही सोसाइटी के दफ्तर ले आए। यानी अंजुमन सोसाइटी के कामों में अब बहुत बाकायदगी और नज़्म पैदा हो गया, तरतीब से काम करने लगे। मशहूर अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट निकला, वहीं से उन्होंने एक रसाला अखबार निकाला, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट, जिसने इस्लाही तहरीक को परवान चढ़ाने में बेशबहा खिदमत अंजाम दी। 1867 ईस्वी में वो जज बनकर बनारस चले गए। कहाँ चले गए? 1867 में बनारस चले गए। 2 बरस के बाद रुखसत लेकर वो सफ़र इंग्लिस्तान गए। जब आप 1867 में जज बन करके बनारस गए थे तो वहाँ से रुखसत ली आपने, कहाँ? सफ़र इंग्लिस्तान के लिए आप इंग्लिस्तान गए। इंग्लिस्तान के दौरान क़याम में उन्होंने एक ज़बरदस्त इल्मी खिदमत अंजाम दी जो पायदार, शानदार और इम्तियाज़ की मालिक है। लंदन में बैठकर सर सैयद ने सर विलियम म्योर की किताब, किनकी किताब? सर विलियम म्योर की मशहूर किताब जिसका नाम है लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में अपनी किताब उन्होंने शाये की है और गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। और ये उन्होंने लिखा, जो लक़ब अता किया इसी बुनियाद पर वो उसके मुस्तहिक़ हैं। बहरहाल उनके किताब में गिरा कदर खिदमत अंजाम दी हैं। अब उसके बाद यहाँ से सर सैयद की तसानीफ़ है। आपको जैसे कि ऊपर हमने बता भी दिया कि 1840 ईस्वी में उनकी तसनीफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, ऊपर आया था और वो चलता चलाता रहा यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। आसारुस्सनादीद लिखे जो आला पाए की मुहक्किकाना किताब है, उससे उनकी दिलचस्पी का अंदाज़ा होता है। 1866 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की जानिब से अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट का इजरा हुआ। कब? 1866 ईस्वी में। और अब सर सैयद ने अपने इस्लाही मिशन की खातिर मुख्तलिफ नौ मौज़ूआत पर कलम उठाया। 1871 ईस्वी, याद रखिए 1871 ईस्वी में तहज़ीबुल अखलाक जो उनका रिसाला है जारी हुआ है। 1871 ईस्वी में जारी हुआ और सर सैयद के इस रिसाले को सही मानों में जदीद उर्दू अदब का संग बुनियाद कहा जा सकता है। किस रिसाले को? तहज़ीबुल अखलाक को। किसका? जदीद उर्दू अदब का संग बुनियाद। उसके बाद तहज़ीबुल अखलाक का इजरा इंग्लिस्तान के मशहूर जराइद टेटलर और स्पेक्टेटर की तकलीद में किया गया। इस पर्चे के मकासद पर रोशनी डालते हुए सर सैयद ने लिखा भी है कि इस पर्चे के इजरा से मकसद ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को कामिल दर्जे की सिविलाइजेशन यानी तहज़ीब यानी सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं वो तहज़ीब इख्तियार करने पर राज़ी किया जाए, ताकि जिस हक़ारत से सिविलाइज्ड यानी मुहज़्ज़ब कौमें उन्हें देखती हैं वो भी रफ़ा हो और वो भी दुनिया में मुहज़्ज़ब व मुअज़्ज़ज़ कौम कहलाए। बहरहाल ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे और उन्होंने किया है। तहज़ीबुल अखलाक ने बहुत कारनामे अंजाम दिए हैं, बहुत काम किया है और कई मरतबा ये रिसाला शुरू भी हुआ और बंद भी हुआ। ये पर्चा कह रहे हैं कि तसलसल के साथ जारी न रह सका। पहली बार 7 बरस कुछ महीने तक निकलता रहा, पहली बार, ये याद रखिएगा। दूसरी बार इससे भी कम यानी 2.25 बरस निकला। तीसरी बार भी करीब करीब इतने ही दिनों शाये हुआ, तीसरी बार भी, यानी 3 बार तो उन्हीं की ज़िंदगी में निकला और बंद हो गया। तहज़ीबुल अखलाक का दौर अव्वल न सिर्फ बहुत शानदार था बल्कि उसकी तारीख़ी अहमियत यह है कि उसने नए उर्दू अदब का मिजाज बनाया है। किसने? तहज़ीबुल अखलाक ने। और उसके लिए राहें मुकर्रर की हैं जिन पर उसे आइंदा सफ़र तरक्की तय करना था, वो सारी चीज़ें उस रसाले ने बनाई हैं। अहम तसनीफ़ात में ये सारी चीज़ें हैं जो लिखा गया है। क्या है? आसारुस्सनादीद जिसका पहला एडिशन लिखा, दूसरा एडिशन यहाँ पर बता दिया है, याद रखिए। उसके बाद दूसरी किताब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, असबाब बगावत हिंद, 1858 ईस्वी में ये छपी है। नंबर 3 में खुतबात अहमदिया, सवाने सीरत मोहम्मदी पर सर सैयद के तहक़ीक़ी मक़ालात जो लंदन में उर्दू और अंग्रेज़ी में शाये हुए, ये तीसरा है। इसी तरह से नंबर 4 में है नातमाम तफ़सीर यानी तफ़सीर कुरान। इस तफ़सीर में सर सैयद ने
इज्तिहाद फ़िक्र से काम लिया है और काम लेकर नए उलूम व साइंस की रोशनी में आयात कुरानी की तौजीह हो तफसीर की है। इसी तरह से 5वें नंबर पर रखा है मजमूए मज़ामीन व मक़ालात तहज़ीबुल अख़लाक़ में शाये होने वाले उनके मज़ामीन हैं जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मुताल्लिक़ हैं। वसअत मुताला, इख़लास, फ़िक्र और ज़ोर इस्तिदलाल का हैरत अंगेज़ नमूना पेश करते हैं। 6ठे नंबर पर मजमूए लेक्चर्स, इसमें उनकी तालीमी, इस्लाही, सियासी हर किस्म के खुतबात शामिल हैं। इन अहम तसानीफ़ के अलावा बड़ी तादाद में रसाइल वग़ैरह भी मौजूद हैं। सर सैयद ने बहुत सारे काम अंजाम दिए। वो मुस्लिह भी थे, मुफक्किर भी थे और वो हमेशा सोचते रहते थे कैसे तब्दीली लाई जाए, कैसे जो है इल्म के रास्ते हमवार किए जाए। कौम के लिए दिल दर्दमंद रखते थे और उसके लिए उन्होंने कोशिशें भी की हैं और अलीगढ़ ये उनकी इसी चीज़ की निशानी भी है। उसको कायम और दायम सलामत रखे, हम यही दुआ करेंगे। और सर सैयद के अब यहाँ पर हम मज़ामीन की तरफ बढ़ते हैं, उनके मज़मून को देखते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको कहा कि सर सैयद के मज़ामीन को देखेंगे तो ये फ़हरिस्त मज़ामीन हैं उन्होंने लिखे हैं और बहुत सारे मज़ामीन उनके हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार कि सर सैयद बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसने लिखा है, तो मौलाना शिबली नौमानी ने लिखा है, बहुत अहम है। उनके मज़ामीन को देख लीजिए, तासुब है, तकमील है, रस्म व रवाज की पाबंदी के नुकसानात, औरतों के हुकूक, तालीम व तरबियत, इसी को पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आपके निसाब में शामिल है उसी के ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करेंगे। काहिली, अखलाक, रिया, इसी तरह से मुखालफत, खुशामद, गुज़रा हुआ ज़माना, बहस व तकरार, उम्मीद की खुशी, सिविलाइजेशन या तहज़ीब, अपनी मदद आप, खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं, समझ यानी तमीज़ जिससे भलाई बुराई में इम्तियाज़ किया जा सकता है। इसी तरह से इख्तिताम साल, आखिरी पर्चा तहज़ीबुल अख़लाक़, इन सारी चीज़ों के बारे में है यहाँ पर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मज़मून है। तालीम व तरबियत, इसी को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, जो इम्पॉर्टेंट है हम निशानदेही करेंगे। ये तो सबसे पहले पूछा ही जाएगा तालीम व तरबियत का मज़मून किसने लिखा है, तो इसका जवाब बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। तालीम व तरबियत मज़मून के लिखने वाले सर सैयद अहमद ख़ान। एक मुसन्निफ़ की बात, एक बात को हम अपनी तर्ज़ पर अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं। तालीम और तरबियत को हम माना समझना बड़ी गलती है। तालीम और तरबियत को हम माना नहीं समझा जा सकता है। क्या आपको पूछा जा सकता है तालीम और तरबियत को हम माना समझना कैसी गलती है, तो बड़ी गलती है। या सर सैयद ने बड़ी गलती किसको बताया है, किसको हम माना समझना गलती बताया है तालीम और तरबियत को, बल्कि वो जुदा जुदा दो चीज़ें हैं। तालीम और तरबियत जुदा जुदा दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो कुछ के इंसान में है उसको बाहर निकालना इंसान को तालीम देना है। जो कुछ इंसान में है उसको अगर बाहर निकाला जाए तो वो तालीम देना है, और उसको किसी काम के लायक करना उसका तरबियत करना है। अगर हम किसी काम के लायक कर देते हैं उस इंसान को तो वो तरबियत करना है, वही ट्रेनिंग है। मसलन जो क़ुव्वतें खुदा ताला ने इंसान में रखी हैं उनको तहरीक देना और शगुफ्त व शादाब करना इंसान की तालीम है, और उसको किसी बात का मखज़न और मजमा बनाना उसकी तरबियत है। इंसान को तालीम देना दर हकीकत किसी चीज़ का बाहर से है। इंसान को तालीम देना दर हकीकत किसी चीज़ का बाहर से है, उसमें डालना नहीं है, बल्कि उसके दिल के सोतों का खोलना और अंदर के सरजी चश्मे के पानी को बाहर निकालना है। ये नहीं कि बाहर से कुछ डाल लें तो वही तालीम है, ऐसा नहीं, बल्कि जो उसके अंदर है उसी चीज़ को बाहर निकालना ही तालीम है, जो सिर्फ़ अंदरूनी क़िवा को हरकत में लाने और शगुफ्त व शादाब करने से निकलता है। और इंसान को तरबियत करना, उसके लिए सामान का मुहैया करना और उससे काम का लेना, जैसे जहाज़ तैयार होने के बाद उस पर बोझ लादना और हौज़ बनाने के बाद उसमें पानी का भरना। बस तरबियत पाने से तालीम का भी पाना ज़रूरी नहीं है। तरबियत जितनी चाहो करो और उसके दिल को तरबियत करते करते मुँह तक भर दो, मगर इससे दिल
कि सरजी सोते नहीं खुलती बल्कि बिल्कुल बंद हो जाती हैं। अंदरूनी क़िवा को हरकत दिए बग़ैर तरबियत तो हो जाती मगर तालीम कभी नहीं होती। इसलिए मुमकिन है कि एक शख्स, याद रखिएगा कि तालीम कैसे नहीं होती है, यानी किस चीज़ को हरकत दिए बग़ैर तालीम नहीं हो सकती। एक शख्स की तरबियत तो बहुत अच्छी हो और तालीम बहुत बुरी, यही ठीक हाल हम मुसलमानों के आलिमों और तरबियत याफ्ता लोगों का है कि तरबियत तो नहायत अच्छी और तालीम कुछ नहीं। ज़ाहिर में देखो तो तुम तुराक बहुत कुछ, मगर असलियत ढूंढो तो कुछ नहीं। भारी भरकम तो अमामो, दस्तार, जुब्बा और कुर्ता से बहुत कुछ, मगर दिल की और अंदरूनी क़िवा की शगुफ्तगी देखो तो कुछ भी नहीं। नहायत उम्दा कौल है कि किताबों का पढ़ा देना तो तालीम का नहायत अदना और सबसे ज़्यादा हक़ीर जुज़ है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्वेश्चन जब अराइज करेंगे तो आपको बता देंगे, दिखा देंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। बल्कि इस किस्म के बहुत से पढ़ने से जिसमें अंदरूनी क़िवा की तहरीक और शगुफ्तगी न हो, जिस कदर दिल के क़िवा कमज़ोर और नाकारा हो जाते हैं, ऐसे और किसी चीज़ से नहीं होते। हम अपने यहाँ के आलिमों का हाल बिल्कुल यही देखते हैं कि उनके रूहानी क़िवा बिल्कुल नेस्त व नाबूद हो जाते हैं और सिर्फ़ ज़ुबानी बकबक या तकब्बुर और अपने आप को बेमिसल बेनज़ीर काबिल अदब समझने के और कुछ बाकी नहीं रहता। ज़िंदा होते हैं मगर दिली और रूहानी क़िवा की शगुफ्तगी के एतबार से बिल्कुल मुर्दार होते हैं। किताबें पढ़ते हैं और जिस कदर उम्दा किताबें इफ़रात से पहुँची उनको और ज़्यादा पढ़ते हैं और उनसे तरबियत हासिल करते हैं और ऐसे बैल की मानिंद हो जाते हैं जो बराबर चरता है और फिर भी चरागाह ही में रहने की ख्वाहिश करता है। बस किताबें पढ़ लेने से इंसानियत नहीं आ जाती, बल्कि वो किताबी इल्म खुद उन पर बोझ होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तकरीर से हमारा मतलब ये है कि तमाम ख़राबियों की जड़ जो हम पर नाजिल हैं यही है कि हमने अपने दिल को और अपने अंदरूनी क़िवा को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। इल्म जो हासिल करते हैं वो भी बाइवज़ इसके कि रूहानी क़िवा को शगुफ्ता व शादाब करे, उनको पज़मुर्दा कर देते हैं और हमारे क़िवा को जो दर हकीकत सरचश्मे तमाम नेकियों के हैं बिल्कुल कमज़ोर और नाकारा कर देता है और हमारी हालत तमाम मामलात में क्या दीन की और क्या दुनिया के ख़राब होती चली जाती। बस हमको अपने ऊपर रहम करना चाहिए और ऐसी तालीम को इख्तियार करना चाहिए जो अंदरूनी क़िवा को शगुफ्ता व शादाब करे और दिल के सोतों को खोल कर सरजी चश्मा से पानी बाहर निकाले, जिससे हमारी ज़िंदगी सरसब्ज़ व शादाब हो। तो ये आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसके ऑब्जेक्टिव्स जब हम लेकर के आएंगे आपके सामने तो आपको समझने में, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।